ये बात विपक्ष के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? या ओवैसी हो, इमरान मसूद हो, इकरा हसन हो, तमाम मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी इसका विरोध कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता विरोध कर देखिए, रहे हैं। देश में पहले हवा मिचा एनआरसी का कि भाई देश में जो जितने मुसलमान रह रहे हैं वो चले जाएंगे। मैं उनको उस दिन भी ये बात कही थी कि माननीय अमित शाह जी ने जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, देश में पहले भी कानून था, आज भी कानून है। सिर्फ उन अल्पसंख्यकों को प्योरिटी पे 5 साल के अंदर नागरिकता देने का अधिकार दिया था, किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं दिया गया था। वक्फ बिल भी इसी से हुआ है। मुसलमानों की आय कैसे बढ़े, प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि जो गरीब मुसलमान है उसकी आय कैसे बढ़े, उनसे बच्चे कैसे बढ़े। वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड की इनकम कहाँ है? कैसे बढ़ेगी इनकम? इस बिल से क्या इनकम बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए, जो जिन लोगों ने पूरे जो सिस्टम है वक्फ बोर्ड का कुछ चंद लोगों के हाथों में गया, अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी सारी चीजें, सबको ये पता चल जाएगा कौन। जैसे किसी के पास लैंड थी, वो रेंट ही नहीं दे रहा था। सरकार का काम है उन लोगों को प्रॉपर तरीके से जो रेंट कैसे इंप्रूवमेंट हो, वक्फ बोर्ड की इनकम कैसे बढ़े, उस पैसे से सरकार गरीब बच्चों के लिए कैसे इंस्टीट्यूशन चलाए, कैसे कॉलेज बने, कैसे स्कूल बने, ये उन लोगों के लिए। और जो लोग पिछले लंबे सालों से वक्फ बोर्ड की संपत्ति लेकर ना रेंट पे कर रहे थे, ना पैसे दे रहे थे, फ्री में उसका एंजॉयमेंट कर रहे थे, उन लोगों को थोड़ी तकलीफ है। लेकिन एक आम गरीब मुसलमान इससे आने वाले समय में लाभ होगा। और इसमें कुछ और भी चीजें अमेंडमेंट करने की, इंप्रूवमेंट की तरफ कुछ चीजें पड़ेगी, तो मुझे लगता है सरकार आगे भी। तो देश की संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है और आने वाले समय में पास भी हो जाएगा। पर इस वक्त हमारे साथ इस वक्फ बिल पर बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रफाकत हसन है। तमाम विषयों में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि इस बिल को लेकर पहले काफी विरोध भी हुआ, पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग अब समर्थन में खुलकर के आ रहे हैं, कुछ लोग अब भी विरोध में हैं। हम जानेंगे, सीधी बातचीत आपकी करवाने के प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रफाकत हसन है। सबसे पहले सर स्वागत है। नमस्कार, स्वागत आपका धर्मेंद्र जी। आप आए और इस संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए आपका स्वागत है। कैसे समझते हैं, क्या देखते हैं जिस प्रकार से वक्फ बिल संशोधन भी हो चुका है, पारित हो चुका है, उसके बाद अगली प्रक्रिया को लेकर? वक्फ बोर्ड बिल आज पहली बार संशोधन नहीं हुआ। 1995 में भी संशोधन हुआ, 2013 में भी कांग्रेस ने संशोधन किया था। समय समय पर जिस तरह से सरकारों को जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट होता रहता है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने एक हवा मिचा के रखा हुआ था कि कब्रिस्तान हमारे सरकार बिल ला रही है, वो जब्त हो जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस एक्ट को पहले ध्यान से स्टडी करो, पढ़ो, उसके बाद अपना बयान दो। सरकार ने इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपके कब्रिस्तान, आपकी जमा मस्जिदें या आपकी मस्जिदों को सरकार अपने अधीन कर ली। सरकार ने, माननीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आज से पहले जितनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की थी वो तो हमारे लिए बहुत लाभदायक मैं मानता हूँ ये बिल है। डिजिटलाइजेशन होगा, इसका पोर्टल होने जा रहा है। 6 महीने के अंदर जितनी वक्फ की संपत्ति आज तक है वो ऑनलाइन डाउनलोड की जाएंगी। जिसके पास जो संपत्ति है, जो रेंट कलेक्टर है, कौन रेंट पे ले रखा है, वो सारा का सारा ब्यौरा कोई भी एक आम आदमी भी उसको देख सकता है। तो ये बात विपक्ष के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? या ओवैसी हो, इमरान मसूद हो, इकरा हसन हो, तमाम मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी इसका विरोध कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता विरोध कर रहे हैं। देश में पहले हवा मिचा एनआरसी का कि भाई देश में जो जितने मुसलमान रह रहे हैं वो चले जाएंगे। मैं उनको उस दिन भी ये बात कही थी कि माननीय अमित शाह जी ने जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, देश में पहले भी कानून था, आज भी कानून है। सिर्फ उन अल्पसंख्यकों को प्योरिटी पे 5 साल के अंदर नागरिकता देने का अधिकार दिया था, किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं दिया गया था। वक्फ बिल भी इसी से हुआ है। मुसलमानों की आय कैसे बढ़े, प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि जो गरीब मुसलमान है उसकी आय कैसे बढ़े, उनसे बच्चे कैसे बढ़े। वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड की इनकम कहाँ है? कैसे बढ़ेगी इनकम? इस बिल से क्या इनकम बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए, जो जिन लोगों ने
पूरे जो सिस्टम है वक्फ बोर्ड का कुछ चंद लोगों के हाथों में गया। अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी सारी चीजें, सबको ये पता चल जाएगा कौन, जैसे किसी के पास लैंड थी वो रेंट ही नहीं दे रहा था। सरकार का काम है उन लोगों को प्रॉपर तरीके से जो रेंट कैसे इम्प्रूवमेंट हो, वक्फ बोर्ड की इनकम कैसे बढ़े, उस पैसे से सरकार गरीब बच्चों के लिए कैसे इंस्टीट्यूशन चलाए, कैसे कॉलेज बने, कैसे स्कूल बने, ये उन लोगों के लिए है। और जो लोग पिछले लंबे सालों से वक्फ बोर्ड की संपत्ति लेकर ना रेंट पे कर रहे थे, ना पैसे दे रहे थे, फ्री में उसका एंजॉयमेंट कर रहे थे, उन लोगों को थोड़ी तकलीफ है। लेकिन एक आम गरीब मुसलमान इससे आने वाले समय में लाभ होगा। और इसमें कुछ और भी चीजें अमेंडमेंट करने की, इम्प्रूवमेंट की तरफ कुछ चीजें पड़ेगी, तो मुझे लगता है सरकार आगे बढ़ेगी। कई लोगों से मैंने बात की इस विषय को लेकर के, क्योंकि काफी संवेदनशील ये मुद्दा है और मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों से मैंने बातचीत करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड के पास जब से अधिकार है, उन्होंने ना तो कोई हॉस्पिटल बना, ना कोई स्कूल बना जिससे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं तो मेरे यहाँ गांव पानीपत का ही उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पानीपत में मुझे लगता है वक्फ बोर्ड की अच्छी खासी लैंड है, लेकिन वक्फ बोर्ड में जिन लोगों का कब्जा शुरू से रहा है, हमारे हरियाणा के, चाहे वो मेवात के लोग रहे हों या अदर स्टेट के लोग रहे हों, उन्होंने इन साइडों में कोई इंस्टीट्यूशनल क्या बनाया है? आज मैं उनसे भी सवाल पूछता हूँ कि उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशनल बनाया क्या, कोई हॉस्पिटल बनाया क्या, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया क्या? वक्फ बोर्ड जो बना था, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की आर्थिक तरक्की के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए बना था। जो लोग 47 के बाद चले गए थे बंटवारे में, या जो लोग अब भी कोई अकेला रहता है, उसका पीछे कोई नहीं है, वो अल्लाह के लिए दान कर देता है जी। लेकिन उसके जाने के बाद इन लोगों ने उस संपत्ति को अपना समझ लिया था। आप एक कागज लेने वक्फ बोर्ड में जाओ, 50 चीजें चक्कर कटवाएंगे आपको, लेकिन आपको पेपर नहीं देंगे। आज सरकार कह रही है भाई जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन हमने कर दिया, अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऑनलाइन हो जाए तो आपको तकलीफ क्या है? हो जाने दीजिए। एक सवाल आपने इसमें एक सवाल दे दिया कि आपने कहा कि जो यहाँ से बदल करके पाकिस्तान चले गए, हाँ। या पाकिस्तान से छोड़ करके जो हिंदुस्तान में पहुंचे, हाँ। उनको जमीन मिले, या फिर वो जमीन जिस प्रकार से यहाँ से अगर वो छोड़ करके जा रहे हैं तो वो दान करके जाए। दान कर। पर एक व्यक्ति का सवाल ये भी था कि किसी ने दान नहीं की जाते वक्त, ये जगह ऐसे कैसे छोड़ के चले गए, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी भी नहीं है। नहीं, ये आप कागजों में देखो, सरकार ने भी, और पीछे 1995 में जो एक्ट बना था, 2013 में भी जब भी अमेंडमेंट हुए हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति जहाँ थी, जैसे ईदगाह कहीं थी, इदारे मदरसे कहीं थे, कब्रिस्तान कहीं थी, उनके लिए जहाँ जहाँ भी में थी, कागजों में लिखा हुआ है। मान लो आप कहीं भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति इस कब्रिस्तान के लिए रिजर्व है, इदारे के लिए, इस्लामिक स्कूल के लिए रिजर्व है, फलाने, उसमें लिखा हुआ है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। काफी विरोध 3 तलाक का भी हुआ, अब इसके बाद भी विरोध नहीं, हो रहा है। 3 तलाक का विरोध हुआ तो 3 तलाक का विरोध होने के बाद में हमारी महिलाएं जो हैं वो अपने आप को इस तरह से वो करनी पहले उनको संविधान के अनुरूप कानून में वो नहीं जा सकती थी। देखिए, ये देश जो है ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा देश। अब उन महिलाओं को भी ये हो गया है कि अगर हमें पहले सामाजिक तौर पे उनका वो हो जाता था कि तलाक कर दिया, नहीं भी मानती थी, जबरदस्ती कर कानून में जाती थी, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती थी। आपने कहा कि संविधान से देश चलेगा, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगा फिर? देखिए, सब धर्मों में अपने अपने तरीके से लोगों ने वो किया हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम क्या था, मैं पूछना चाहता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम था कि मुसलमानों को कांग्रेस के टाइम में सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, क्यों लागू नहीं कराई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का पक्का हिमायती रहा है, क्यों कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? सच्चर कमेटी ने स्पष्ट कहा उसमें। अब मोदी जी उस चीज़ को मुसलमानों के, गरीब लोगों को, पसमानदा मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको तकलीफ क्या है? गरीबों को फायदा कैसे होगा? अब ये सवाल बार बार उठ रहा है कि गरीबों को फायदा होगा, गरीबों को कैसे फायदा पहुंचेगा? हाँ, अब आप सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड में एक चीज और आई है नई निकल के। जो गरीब लोग वक्फ की संपत्ति में पिछले 20 साल से 15 साल से रह रहे थे,
रेंट भी बराबर दे रहे थे, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। वो कोर्ट में जाके अपना अधिकार वो जमा सकते हैं, और जो एक सरकारी जो उसका वो बनता है सर्कल रेट के आधार पे वो पैसे वो जमा कराए, उसको अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, अब एक सवाल और, पहले तो ये था कि किसी भी प्रॉपर्टी पे गए वहाँ पर दावा ठोक दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ना कोई कोर्ट में केस लड़ सकता था। अब ये भी खत्म हो जाएगा शायद। नहीं, ये अभी मैंने कहा ना, जिले का जो डीसी है वो न्याय करेगा कि ये संपत्ति किसकी, वक्फ बोर्ड की है या ये स्टेट गवर्नमेंट की है या ये आपकी संपत्ति है। दावा ठोकने से किसी की संपत्ति नहीं बन जाती, पहले आप कोर्ट कचहरी जाते थे, अब यही डिसाइड हो जाएगा। तो आपको आपत्ति क्या है उसमें? एक सवाल और भी है कि जो वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी रहे उन्होंने जमकर गदर मचाया, अपनी मनमर्जी से जिसकी स्लिपें काटी, और उसके बाद जो गदर मचा उसी के चलते इस वक्फ बिल को लाया गया। सिर्फ बहुत बढ़िया आपका सवाल है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि अब इस भ्रष्टाचार पे पूरी तरह अंकुश लगेगा। फड़फड़ा वही अधिकारी रहे हैं जिन्होंने ये सब काम किए हैं। पूरे देश में उन लोगों का इस तरह का एक पूरा मशीनरी बनी हुई थी जिन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए ना कई मुसलमानों को स्कूल दिए, ना हॉस्पिटल दिए, ना रोजगार दिया, ठीक है ना। इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वो पैसा कहाँ गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सरकार ने अपने बिल में स्पष्ट लिखा है कि सीएजी अब इसकी रिपोर्ट भी करेगा, सीएजी ऑडिट भी करेगा, सीएजी सारी चीज़ इसकी करेगा। और उसमें ये भी लिखा है कि जहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत मुस्लिम को होगी, वक्फ बोर्ड से जो आमदनी होगी उसमें स्कूल भी मुसलमानों के लिए बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेंगे, ये सब चीज़ उसमें है बिल में। एक बड़ा वर्ग है जिसको समझाने में अभी काफ़ी नाकामी आपको मिल सकती है, समझाने का प्रयास करेंगे। समझाने में धारा 370 भी टूटी, कह रहे थे देश में भूचाल आ जाएगा, कहाँ आया भूचाल? समर्थन करते हैं धारा 370? बिल्कुल ठीक हुआ। मैं खुद जम्मू कश्मीर गया 2011 में जी। खुद मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। वहाँ के लोग कहते थे मैं कहाँ से आए हो, जैसे हम लोग कहते हैं हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए, तो कहते नहीं इंडिया से आए हो। तो मैं बोला आप इंडिया में नहीं रहते हो? नहीं, हमारी अलग रियासत है, हम कश्मीर में रहते हैं। तो 370 टूटने के बाद मैं दोबारा गया, झंडा भी आपने फहराया, सैल्यूट तिरंगा एक कार्यक्रम हमारा था, तो हम लोग झंडा फहराने वहाँ गए थे। तो हमने उनसे सवाल किया ही, तो बोले नहीं हमने कहा भाई कहाँ से हो, तो बोलने लगे हम कश्मीर के फलाने गांव से हैं, यहाँ से हैं। तो ये चेंज 370 टूटने के बाद आया है। अब वो ये नहीं कहते हम इंडिया से आप आए, वो पूछते आप पानीपत से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। तो चेंजिंग है, वहाँ रोजगार की इम्पोर्टेंस बड़ी है, वहाँ टूरिज्म आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से सबसे ज़्यादा टूरिज्म इस बार जम्मू कश्मीर में गया। मेरा अंतिम सवाल है, सारे काम मुस्लिम विरोधी क्या बीजेपी नहीं करने हैं और कोई सरकार नहीं कर सकती थी? देखिए अगर इतना ही फायदा हो रहा था तो कांग्रेस से क्यों नहीं किया? देखिए सवाल इस चीज़ का है, कांग्रेस ने 60 सालों में मुस्लिम समाज को अनपढ़ता दी है, उनको पढ़ने लिखने के लिए सक्षम नहीं है। पढ़ेगा आदमी तभी उनका उत्तर दे पाएगा। भाजपा कहती है आप मुख्य धारा में आइए, आप संविधान को पढ़िए, आप देश के साथ चलिए, आपके बच्चे आईएएस बनाइए। पहली बार देश में 52 बच्चे मुस्लिम समाज के आईएएस आईपीएस बने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया गया। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबके प्रयास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का पहले से ये दृढ़ संकल्प है कि इन लोगों की इनकम कैसे बढ़े, ये लोग एजुकेशन में कैसे आगे बढ़े हैं। वो ठीक है कि जिन लोगों को थोड़ा पेन दर्द होता है उनको तकलीफ़ रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हर चीज़ पे अंकुश लगाया जा रहा है भ्रष्टाचार पे, मुस्लिमों के जो बच्चे हैं आज सारी चीज़ें छोड़ के वो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं। मेरा गांव गढ़ी बेसिक पड़ता है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ के सन 47 के बाद 2 आदमी नौकरी पे थे, लेकिन 2014 से और 2024 तक वहाँ 14 बच्चे जॉब पे लगे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उन्हें देखने के बाद ही और लोग जागरूक हुए हैं। मेरे गांव में एक स्कूल है, 10th और 12th का रिजल्ट 1 या 2 बच्चे पास होते थे, पहली बार वहाँ 100% रिजल्ट आया 10th और 12th का। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जागरूकता दी है। वहाँ रूम बनाने का काम अब भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ स्ट्रक्चर भी नहीं था कांग्रेस में, अब नया स्ट्रक्चर बन रहा है।
तो ऐसा नहीं है। वक़्फ़ बिल जो आया है मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छा संशोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, और भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगेगा और सारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन होगी, कोई भी देख सकता है और कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी के भी जाके अधिकारी से सवाल पूछते गुमराह नहीं होंगे लोग। जो एक भय था कि भाई हमारी संपत्ति चली जाएंगी, कब्रिस्तान चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पष्ट कर दिया माननीय किरण रिजिजू जी ने कि आज तक जो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है वो पोर्टल पे अपडेट होगी और वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की ही रहेगी। ये उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। तो हमारे साथ रफाकत हसन थे, जो कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष है पानीपत में, और वक्फ बिल संशोधन पर खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें।